तो अगेन आई एम विद यू। तो अब मैं अमलगामेशन का इम्पॉर्टेंट सम सॉल्व करने वाला हूँ, जहाँ पे आपको कई तरह के डाउट हो सकते हैं। आई वांट टू क्लियर द प्रॉब्लम। तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, इट इज़ यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम विच हैज़ अपीयर्ड इन 2013 इन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो अमलगामेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सम है। यहाँ पे एक वेंडर कंपनी है जो पुरानी कंपनी अपने आप को बेच के जा रही है, सेल आउट करके जा रही है। एक हमारी परचेजिंग कंपनी है। अब इस सम में मेंशन है एक नई कंपनी प्रिंसिपल लिमिटेड कंपनी एक्वायर कर रही है बिजनेस। वो किसके बिजनेस को कर रही है? एजेंसी कंपनी। अब एजेंसी कंपनी इज गोइंग, जिसको हम वेंडर कहते हैं, जो वाउंड अप होने वाली कंपनी वो वेंडर कंपनी है। जो प्रिंसिपल कंपनी है वो परचेजिंग कंपनी है। अब प्रिंसिपल कंपनी ने एक्वायर किया एक्सेप्शन ऑफ बुक डेट को छोड़ के, कैश को छोड़ के, उन्होंने रिमेनिंग सारी एसेट एक्वायर की हैं और उन्होंने कोई लायबिलिटी नहीं एक्वायर की एक्सेप्ट डिबेंचर। उन्होंने डिबेंचर एक्वायर किए हैं। तो यहाँ पे अब एजेंसी कंपनी अपने डेटर को कलेक्ट करेगी और अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करेगी और यहाँ पे हमने एंट्री भी करनी है। अब परचेज कंसीडरेशन के बारे में हम डिसाइड करते हैं। तो पहला काम है, हमारा टॉपिक अब चल रहा है अमलगामेशन। तो अमलगामेशन में एक होती है वेंडर कंपनी। तो वेंडर कंपनी यहाँ पे इस सम में है एजेंसी लिमिटेड। तो अगर हम परचेजिंग कंपनी की बात करें तो वो है प्रिंसिपल लिमिटेड। तो दो कंपनियों को हमने क्लियर कर दिया कि वेंडर कौन है और परचेज़र कौन है। अब परचेज़र ने क्या करना है, अपने वेंडर को प्राइस पे करना होता है, जिसको हम कहते हैं परचेज कंसीडरेशन। अब हमें सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है परचेज कंसीडरेशन फाइंडिंग। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एजेंसी वर टू बी अलॉटेड 6 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच इन प्रिंसिपल फॉर एवरी 5 शेयर है। तो सबसे पहले उन्होंने प्रेफरेंस की फॉर्म में देने हैं। अब हम निकालते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एवरी 5 शेयर। अब यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी 5 शेयर्स कंपनी टू इशू। अब कंपनी ने इशू करने हैं 6 शेयर्स प्रेफरेंस। अगर 1 होगा तो ये आएगा 6/5। अब हमें इनकी पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखनी है। ये हमें गिवन है 1 लाख। तो हमने 1 लाख रुपीज़ को देखा जो प्रेफरेंस में है। तो अगर हम करते हैं तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बनती है 1,20,000। ये पीसी की फॉर्म में होगी और ये प्रेफरेंस शेयर है। ये प्रेफरेंस शेयर हमें देने हैं। अब सिमिलरली अब हमारे पास है इक्विटी। इक्विटी का प्राइस है कि हमें 5 शेयर अलॉट करने हैं फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। तो हेल्ड को दोस्तों हम यहाँ रखते हैं फॉर एवरी 4 शेयर्स। अब कंपनी टू इशू कितने करने हैं उन्होंने? इक्विटी। अब इक्विटी करने हैं 5। अगर ये 1 होगा तो कितना होगा? 5/4। अगर उनकी कैपिटल गिवन है, पहले हम शेयर में ले लेते हैं। अगर उनका शेयर में कैपिटल है 20,000 तो शेयर कितने बनेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 20,000। तो ये शेयर बनेंगे 25,000। अब क्रेडिटेड 9। अब 9 रुपीज़ से क्रेडिटेड होगा तो इक्विटी शेयर की जो वैल्यू पेमेंट की होगी ये बनेगा 2,25,000। अगर हम दोनों को प्लस करें तो ये पीसी होगी 3,45,000 रुपीज़। तो पहला काम होता है परचेज कंसीडरेशन। तो ये हमने इक्विटी में कैलकुलेट की, ये प्रेफरेंस में कैलकुलेट की। तो ये पीसी कैलकुलेट हो गई है। और ये पीसी किसने देनी है? ये देनी है प्रिंसिपल ने एजेंसी को, क्योंकि एजेंसी वेंडर है। अब यहाँ पे हम जर्नल एंट्री करते हैं बुक्स ऑफ एजेंसी। तो ये है वेंडर कंपनी। अब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं एजेंसी की बुक्स में क्या होगा। अब हमें सारी एसेट को क्लोज़ करना है एक्सेप्ट जो उन्होंने नहीं लिया। अब यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी क्लोज़ नहीं होंगे दोस्तों। यहाँ पे होते हैं प्रिलिमिनरी।
तो ये इट इज़ नॉट एसेट, ये हमारा शेयर होल्डर के अगेंस्ट होता है, ये लेस हो जाएगा, ये भी क्लोज नहीं होगा, डेटर भी उन्होंने नहीं लिए, क्लोज नहीं होंगे, और बैंक बैलेंस भी क्लोज नहीं होगा। अब हम बुक वैल्यू पर रिमेनिंग एसेट को क्लोज करते हैं, तो ये बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। तो पेपर में एग्ज़ाम में दोस्तों हमें इंडिविजुअली लिखना है, तो यहाँ पे हम नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग एसेट्स क्लोज्ड, जो उन्होंने लिए हैं एट बुक वैल्यू, क्योंकि बुक वैल्यू पे हम करते हैं। अब दोस्तों हमें कितना लीव करना है, टोटल 5 लाख एसेट हैं। अब इसमें हमने 90,000 को लीव कर दिया, 5 ये, 70 ये और 15 ये, तो 90,000 हमने इग्नोर कर दिया, तो 4,10,000 हम क्लोज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दिया। अब लायबिलिटी में उन्होंने ओनली डिबेंचर लिए, तो हमें सिर्फ डिबेंचर को ही क्लोज़ करना है, एंड लायबिलिटी विल नॉट बी क्लोज, क्योंकि जो उन्होंने परचेज़र ने नहीं लिया वो हम नहीं देंगे, और वही क्लोज ट्रांसफ़र करेंगे जो उन्होंने लिया डिबेंचर। अब यहाँ पे होगा 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो ये हमें क्लोज़ करना है, और इसका अमाउंट आएगा 1,20,000। तो जो उन्होंने लिया वो हमने ये भी डिबेंचर को भी क्लोज़ कर दिया, तो ये मेरी सेकंड एंट्री होगी। उसके बाद होता है पीसी ड्यू। अब पीसी किससे लेनी है, अब हमने लेना है प्रिंसिपल लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। अब इससे पीसी लेनी है टू रियलाइजेशन, तो ये हम करेंगे रियलाइजेशन। तो कितना अमाउंट आएगा, 3,45,000, तो ये उन्होंने पीसी लेनी है। यहाँ तक हमने कर दिया। अब पीसी हमें प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में मिलेगी, तो अब हम लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिटेड। अब ये पीसी मिली 1,20,000। उसके बाद इक्विटी शेयर में मिली, इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, ये मिलेगा 2,25,000 टू क्रेडिट द गिवर। अब प्रिंसिपल लिमिटेड ने पीसी को पे कर दिया 3,45,000, तो ये भी हमने एंट्री कर दी। तो यहाँ पे नरेशन होगा बीइंग पीसी, यहाँ पे ड्यू थी, तो ये पीसी ड्यू होगा। अब यहाँ पे पीसी रिसीव्ड, तो ये पीसी उन्होंने 2 काइंड में रिसीव कर ली। किसने की है, एजेंसी ने। हम एजेंसी की बुक्स में कर रहे हैं। अब उसके बाद इन्होंने 5,000 एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन दिया वेंडर ने। दोस्तों जहाँ पे कुछ ना लिखा हो कि वेंडर दे रहा है, तो हमें वेंडर ही ज्यूम करना है। अगर वेंडर पे करता है तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि वेंडर ने लिक्विडेशन के खर्च दिए, एक्सपेंसेस दिए, और ये एंट्री आएगी 5,000। तो बीइंग एक्सपेंसेस पेड, तो ये एक्सपेंस पेड हुए हैं, तो इसलिए बनता है रियलाइजेशन टू बैंक। अब उसके बाद इन्होंने डेटर को भी रियलाइज़ किया, वेंडर ही डेटर को रियलाइज़ कर रहा है। 2,000 बैड डेट हो गए, और डिस्काउंट 2% पे उन्होंने डेटर को रियलाइज़ किया। अब हमारे यहाँ पे दोस्तों देखना चाहते हैं, टोटल डेटर हैं 70,000। पहले हम लेस करते हैं फर्दर बैड डेट, जिसको कहते हैं 2,000, रिमेनिंग बना 68,000। अब इसमें 2% होगा डिस्काउंट। अब 2% डिस्काउंट बनेगा यहाँ पे दोस्तों, ये बनेगा 1,360 रुपये। 68,000 पे हम डिस्काउंट लगाएंगे 2%, तो रिमेनिंग अमाउंट हम देखना चाहते हैं, ये बनेगा 66640। ये रियलाइज़ हुए डेटर के। अब डेटर हमारे कितने वेंडर के पास है, 70,000। तो जहाँ पे बच्चों हमें कम पैसे मिल रहे हैं वहाँ पे हमें लॉस दिखाना है, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे होगा लॉस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि डेटर कम मिल रहे हैं तो लॉस हो गया वेंडर को, तो ये बनेगा टू डेटर्स। तो डेटर हैं यहाँ पे 70,000, अब मिले हैं 666, कितने मिले हैं 40। अब लॉस कितना हो गया 3,360, तो ये वेंडर को लॉस है।
अब सिमिलरली अब दोस्तों यहाँ पे क्रेडिटर को हमने डिस्काउंट पे करते हुए हमें डिस्काउंट मिला, वेंडर को कितना डिस्काउंट मिला, 4% ऑन 25,000। अब क्रेडिटर पे हमें डिस्काउंट मिला 25,000 इंटू 4% यानी 1,000, ये होगा डिस्काउंट रिसीव्ड एंड दैट विल बी इनकम फॉर वेंडर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड। अब ये वेंडर पे करके जा रहा है टू बैंक। अब कितना पे किया, 49,000, 50 के क्रेडिटर हैं और ये जो प्रॉफिट आया दैट इज़ काइंड ऑफ इनकम। जो कम पे करना पड़ा वो रियलाइजेशन में क्रेडिट हो गया, जो हमें कम मिला वो लॉस हो गया दोस्तों, जो हमें कम देना पड़ा वो प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से हम एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे एक और भी हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने हैं। अब ये उनको पे करके जाएंगे 1,20,000। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख। अब 1 लाख के बदले हमने उनको दिया 1,20,000, तो इसकी एंट्री भी करेंगे। तो ये बनेगा प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे होगा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब इनकी कैपिटल तो वैसे दोस्तों गिवन है 1 लाख, लेकिन यहाँ पे देना कितना है, 2 बैंक, 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यहाँ पे हम देंगे 2 प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर हमें मिले हैं वो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देके जाएंगे। तो ये प्रेफरेंस शेयर हमने दिए 1,20,000। तो जो लॉस हो रहा है वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। अगर हमें ज़्यादा देना पड़े दैट इज़ काइंड ऑफ लॉस। तो ये हमने लॉस को शो किया क्योंकि कैपिटल 1 लाख ही है। अगर हम बैलेंस शीट में चेक करें, ओरिजिनल बैलेंस शीट में, और हमें उनको शेयर कितने देने हैं, 1,20,000 में, जो हमें पीसी में मिले थे, तो 20,000 ज़्यादा देना पड़ा, इट इज़ काइंड ऑफ लॉस। तो जितना लॉस होगा तो हमारा रियलाइजेशन डेबिट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ था। तो अब मुझे बनाना होगा, वेंडर कंपनी की बुक्स में हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितना प्रॉफिट लॉस हुआ सारी एंट्री करने के बाद, ऑल एंट्रीज आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, इट इज़ काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब दोस्तों हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। पहले हमने एसेट को क्लोज़ किया, 2 एसेट्स बुक वैल्यू पे क्लोज़ की, एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये नोट करना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम कभी क्लोज़ नहीं करते एसेट में क्योंकि ये शेयर होल्डर का रिवर्स है। तो ये हमने 410 किया। अब यहाँ पे उन्होंने लिए, उसके बाद उन्होंने लिए अपने डिबेंचर, तो ये लेंगे 6% डिबेंचर। तो ये होगा हमारा डिबेंचर 1,20,000। उसके बाद होगा बाय प्रिंसिपल कंपनी पीसी ड्यू 3,45,000। उनके बाद उन्होंने खर्च दिए, एक्सपेंसेस दिए 5,000। उसके बाद हमें डेटर से लॉस मिला, डेटर कम रियलाइज़ हुए वेंडर को, तो ये लॉस माना जाएगा 3,360। उसके बाद हमारे क्रेडिटर में प्रॉफिट हुआ, तो क्रेडिटर में प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर 1,000। तो यहाँ पे हमने 1,000 का प्रॉफिट भी लिया क्योंकि हमें प्रॉफिट मिला, तो ये हो गया, यहाँ पे लॉस हुआ था। अब सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी ज़्यादा देना पड़ा, तो ये आएगा 2 प्रेफरेंस शेयर्स, हमें 20,000 ज़्यादा पे करना पड़ा, तो इट इज़ काइंड ऑफ लॉस। अब हम देखना चाहते हैं कि कंपनी को क्या मिला। तो ये टोटल मिलेगा हमारे पास 0,0, ये होगा 6, 4,66,000। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा ये जाएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर के नाम। अब ये हम चेक करेंगे तो ये आंसर होना चाहिए, यहाँ पे ये होगा 27,640। तो इसका अगर हम टोटल करें तो चेक कर सकते हैं, हमारा यही आंसर आएगा और ये होगा, ये दोस्तों वही होगा 4,66,000। तो ये हमारा प्रॉफिट है।
तो ये हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया रियलाइजेशन अकाउंट बना के। अगर क्रेडिट हमारी एक्सीड करती हैं तो ये प्रॉफिट होगा। तो ये आंसर बनेगा 27,640। और इसकी एंट्री अब हम करें सारे लॉस प्रॉफिट को बाद, ये इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा और ये एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये हमें करना है, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है 27,640 जो हमारा आंसर आया। तो ये हमने कर दिया। तो यहाँ करने के बाद दोस्तों अब हमारी कुछ कैपिटल आइटम रह जाती हैं, वो भी हम क्लोज़ करते हैं। अब हमारे पास एक कैपिटल आइटम है इक्विटी शेयर, ये भी हम क्लोज़ करेंगे। रिज़र्व भी है, P&L भी है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी है। अब ये हमारी वेंडर कंपनी क्लोज़ करेगी। तो इसको क्लोज़ करने के लिए हम एंट्री क्या करेंगे, अब यहाँ पे करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ये हमारे सामने कितना गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है 2 लाख ये हमें गिवन है। उसके बाद रिज़र्व्स, ये भी इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र होते हैं। रिज़र्व्स अकाउंट डेबिटेड ये होगा 10,000। देन P&L अकाउंट डेबिटेड ये होगा 20,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये उनको क्रेडिट होगा इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये बनेगा 2,30,000। उसके बाद एक हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, दैट इज़ काइंड ऑफ लॉस। उसमें हम क्या करेंगे, तो ये बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड। अगर लॉस होता है तो होल्डर डेबिट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये हमारे पास हैं 5,000 जिनको हमने एसेट में क्लोज़ नहीं किया था। तो दोस्तों लास्ट हमारा बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो अब हम बना रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये लास्ट अकाउंट होता है, पहला अकाउंट हमारा वेंडर में बनता है रियलाइजेशन। अब हम बना रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो ये होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो डेबिट क्रेडिट हम यही लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें मिला प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है बाय रियलाइजेशन। तो ये मिला 27। अब यहाँ पे हमें मिला था 27,640। तो ये हमें प्रॉफिट मिला। तो उसके बाद हमें इक्विटी शेयर कैपिटल मिली, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख। उसके बाद हमें रिज़र्व मिले, रिज़र्व भी क्रेडिट होते हैं, ये थे 10,000। उसके बाद हमें P&L मिला प्रॉफिट, तो ये होगा 20,000। अब एक हमारा लॉस है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये डेबिट होते हैं 5,000। अब नेट कितना अमाउंट आएगा दोस्तों, जो हमें मिला है। अब यहाँ पे एक तो हम पे करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमें PC में मिली थी, शेयर मिले थे 2,25,000 और रिमेनिंग होगा कैश। अब दोस्तों कैश कहाँ से मिलेगा, अब कैश का भी हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश और बैंक। अब वेंडर के पास कितना है, क्योंकि उन्होंने कैश को लीव कर लिया था। अब इसमें कुछ बैलेंस निकलेगा और यही बैलेंस हमने ESH को पे करना है विद द इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर के साथ ही। अब देखो दोस्तों कैश कितना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मैं शुरू से देखूं, अब यहाँ पे हमने कैश कितना लीव किया था, अब हमने कैश लीव किया था 15,000, ये हमने ट्रांसफ़र नहीं किया। अब हम एंट्री देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ। अब यहाँ पे 5,000 का एक्सपेंडिचर आया, जो आया वो हम करेंगे टू बैंक। अब ये 5,000 का एक्सपेंडिचर किया कैश में। उसके बाद डेटर रियलाइज़ किए। अब डेटर, अब जो पेमेंट है एक्सपेंडिचर है उसको मैं क्रेडिट कर देता हूँ, यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। ये था 5,000 इन द फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन। उसके बाद हमें डेटर से मनी मिली, कितनी मिली, 66,640। ये हम एंट्री भी दे सकते हैं, यहाँ पे हमें बैंक मिला। उसके बाद क्रेडिटर को हमने बैंक में पे किया यानी कैश में पे किया
तो यहाँ पे हम करेंगे बाय क्रेडिटर्स 49,000 और हम देखना चाहते हैं और कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है। जितने कैश के ट्रांजैक्शन है हमने नोट कर लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कितना कैश बचा है। अब कितना कैश अवेलेबल है, ये बनेगा 81,640 और ये होगा 54,000। तो ये कैश हम देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये कितना बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 27,640। तो ये कैश भी हम दे के जाएंगे। अब इसके दो पार्ट बनेंगे। जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, अब यहाँ पे हमने रियलाइजेशन हमने इक्विटी शेयर होल्डर का बनाया हुआ है। इसका अगर हम टोटल करें तो ये कैश हमने यहाँ पे देना है 27,640। तो अगर इसका टोटल करें तो ये बनेगा 2 लाख, ये बनेगा 2 लाख, ये होगा 2,57,640। ये हमारा टोटल होगा। इसका मतलब हमने जो कैश बचा वो भी हम अपने शेयर होल्डर को ही दे के जाएंगे, इक्विटी वालों को, और जो शेयर पीसी के मिले हुए हैं ये भी हम पे करके जाएंगे। तो इसके लिए हमें कई बार कैश अकाउंट बनाना ज़रूरी है भी कितना कैश लेफ़्ट है। तो ये हमने बैलेंस फिगर का कैश बनाया, ये कैश भी ESH को जाएगा। तो दोस्तों लास्ट एंट्री हमारी जो बनेगी एंट्री में वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड। अब टोटल हमें कितना पे करना है, उनको हम पे करेंगे यहाँ पे 2,52,640 और 2 कैश पे करेंगे 27,640 टू इक्विटी शेयर्स। जो शेयर्स मिले 2,25,000। तो ये हमने पे करके जाना है और वही कैश हमारा अवेलेबल होगा जो वेंडर ने इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना। तो इन दिस वे हम यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन करते हैं कि पहले पीसी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम जर्नल एंट्री देखेंगे। जो उन्होंने एसेट नहीं ली वो हम क्लोज़ नहीं करेंगे, जो लायबिलिटी नहीं ली वो भी हम क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन वेंडर ने खुद पे करके जाना है लायबिलिटीज़ को एंड ही विल बी डिराइविंग कैश फ्रॉम एसेट, और एसेट से वो कैश को फैच करेगा और जितना लॉस होगा रियलाइजेशन डेबिट होगा। तो पहले हमने रियलाइजेशन बनाया, इसमें लॉस प्रॉफिट एवरीथिंग वी हैव टू चेक। तो यहाँ तक हमने अभी वेंडर किया। तो अब मैं थोड़ा प्रिंसिपल की एंट्री भी देख लें। प्रिंसिपल इज़ परचेज़र। तो दोस्तों यहाँ पे मैं प्रिंसिपल्स की एंट्री करना चाहता हूँ। तो इसमें 3 ही एंट्री आती हैं, परचेजिंग कंपनी बुक्स ऑफ प्रिंसिपल लिमिटेड। अब यहाँ की एंट्रीज हम देखना चाहते हैं क्या एंट्री होंगी। अब नंबर 1 होगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड। तो ये भी आप नोट कर सकते हो। टू एजेंसी लिमिटेड। अब इन्होंने बिज़नेस कितने का परचेज किया, 3,45,000। तो ये बिज़नेस परचेज किया, बीइंग बिज़नेस परचेज। अब इन्होंने एसेट ली, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। अब कितनी एसेट ली थी इन्होंने, टोटल ली थी 4,10,000। अब यहाँ पे लायबिलिटीज़ भी ली हैं। लायबिलिटी कितनी ली हैं, ओनली डिबेंचर 6% डिबेंचर लिए थे 1,20,000 और रिमेनिंग क्या था, बिजनेस परचेज। अब बिजनेस परचेज था 3,45,000। अगर हमारी क्रेडिट साइड एक्सीड करती है, ये बनती है 465, तो रिमेनिंग आंसर यहाँ पे आएगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड। अब ये बनता है 465, तो यहाँ पे 55,000 की होगी गुडविल। तो ये हम परचेजिंग कंपनी में करते हैं। ये लायबिलिटी टेक ओवर की, ये पीसी है, और ये अगर क्रेडिट टोटल होता है तो ये हमारा गुडविल होगा बैलेंस फिगर। अब लास्ट में एजेंसी को पे कर दिया। अब एजेंसी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 3,45,000। अब यहाँ पे हमने किस फॉर्म में दिया परचेजर ने, 2 प्रेफरेंस शेयर। अब इन्होंने प्रेफरेंस शेयर दिए 1,20,000 के, और फिर दिए इक्विटी शेयर्स, ये दिए थे उन्होंने 2,25,000 के। तो 3 एंट्रीज आर देयर। तो ये हमारी परचेजिंग कंपनी की बुक्स में हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें सम करना है।
तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सम। जो एसेट टेकन ओवर नहीं है वो हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, जो लाइबिलिटी टेकन ओवर नहीं है वो ट्रांसफ़र नहीं होंगी। ये हमें देखना है, वो वेंडर ही अपनी एसेट को फैच करता है और वेंडर ही अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करता है। अगर हमें लॉस होता है तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाता है वेंडर को, अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाता है। एंड आफ्टर दैट रियलाइजेशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। लास्ट में हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट। तो ये जो हमारा प्रॉफिट या लॉस है ये इक्विटी शेयर होल्डर को जाता है। तो इन दिस वे, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो क्लियरली। तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सम ऑफ अमलगामेशन। तो यहाँ पे एवरी ट्रांजैक्शन इज़ क्लियर कि कैसे हमें बुक क्लोज करनी है, कैसे हमें ट्रांसफ़र करनी है, कैसे पीसी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे अगर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज़्यादा शेयर दिए बिकॉज दे आर आउटसाइडर, तो अगर आउटसाइडर को ज़्यादा शेयर दिए तो दैट इज़ काइंड ऑफ लॉस, तो ये भी हमने लॉस में ट्रीट किया। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर वालों का कोई लॉस नहीं होता। जो भी आउटसाइडर क्रेडिटर हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, अगर इनकी पेमेंट होती है तो अगर आप ज़्यादा पे करते हो दैट इज़ काइंड ऑफ लॉस। तो थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, वॉच द वीडियो completely so that concept will be clear. Thank you very much.